क्रिकेट के गेम में रन्स काफी नहीं होते, उनके साथ 6 और 4 भी मारने पड़ते हैं। वैसे ही लार्ज कैप के साथ सेफ प्ले करना काफी नहीं होता। पोर्टफोलियो में मिड कैप के ग्रोथ की भी जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षदा पवार फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में और अगर हमने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। हम जानेंगे कि इस फंड ने किस किस सेक्टर में किस किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया है। हम वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और करे तो कितना करे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपको मार्केट के अपडेट्स और नए नए वेल्थ क्रिएशन वाली वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड को जानने के साथ। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड 55.52% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में और 39.28% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में करता है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा होता है। ये कंपनीज अपने अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स होती है और इनका बिजनेस मॉडल भी स्टेबल होता है, इसलिए ये कंपनीज कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकती हैं। जनरली साइज के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती है। मिड कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 to 20,000 करोड़ रुपीस तक होता है। साइज के हिसाब से 101 से 250 तक की कंपनीज मिड कैप कंपनीज में शामिल होती है। मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ की कैपेसिटी लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये फंड मार्केट की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अभी हम टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी, ये फंड मिनिमम 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में और मिनिमम 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ने करेंटली लार्ज कैप में 55.52%, मिड कैप में 39.28% और स्मॉल कैप में 5.2% की इन्वेस्टमेंट की हुई है। चलिए अब देखते हैं कि इस फंड ने कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स है फाइनेंशियल, एनर्जी, केमिकल्स, एफएमसीजी एंड इंजीनियरिंग और इनमें इस फंड ने अप्रोक्सीमेटली 66% इन्वेस्टमेंट की हुई है। इस फंड के टॉप 3 सेक्टर्स में 50.05% इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस फंड ने टॉप 10 स्टॉक्स में 51.8% इन्वेस्ट किया है और टॉप 5 स्टॉक्स में 33.21% इन्वेस्ट किया है। अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ये इक्वल वेट रखता है, लेकिन ऑयल एंड गैस, ऑटो, सीमेंट, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में ये ओवरवेट है बिकॉज नियर फ्यूचर में ये फंड इन सेक्टर्स में ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। आईटी और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर में ये फंड अंडरवेट है कंपेयर टू इंडेक्स बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर कंपाउंडेड ग्रोथ दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस फंड ने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया है जिनमें मोस्टली लार्ज कैप और कुछ मिड कैप कंपनी शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में। ये फंड बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। यह अप्रोच किसी एक कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस का स्टडी करता है। इससे किसी नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर में भी अच्छे पोटेंशियल कंपनीज रीजनेबल वैल्यू पर मिल जाते हैं। ये फंड ऐसे स्टॉक्स पिक करता है जो ग्रोथ दे सकते हैं एट रीजनेबल रेट। स्टॉक्स पिक करने का क्राइटेरिया है कम डेट और हाई फ्री कैश फ्लो। इन स्टॉक्स में हाई ग्रोथ की पोटेंशियल होती है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जैसे हमने देखा, एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट टॉप 10 स्टॉक्स में की जाती है और फिर बाकी का एलोकेशन बॉटम अप अप्रोच से आइडेंटिफाई किए गए स्टॉक्स में की जाती है। इसलिए एक पार्ट स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी और सेफ्टी देता है और दूसरा पार्ट पोटेंशियल अर्निंग्स और ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ये फंड ऐसे इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करता है जो हाई डेट वाले हैं और मार्केट साइकिल से अफेक्ट होते हैं। ये फंड कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना भी अवॉइड करता है बिकॉज ये ग्लोबल इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई ऐसे बहुत फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। फंड मैनेजर ज्यादा भी चर्निंग नहीं करते और पोर्टफोलियो में बाय एंड होल्ड अप्रोच रखते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI इंडेक्स है। इस फंड के मैनेजर है मिस्टर चंद्र प्रकाश जो CFA है और जिन्हें 20 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट में, एंड मीता शेट्टी जो CFA है
और जिन्हें 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ फंड मैनेजर। इस फंड का AUM 2301 करोड़ रुपीस है और आउट ऑफ 27 अदर फंड्स इन दिस कैटेगरी ऑफ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ये एक टॉप रैंकिंग फंड है और इसने मिनिमम 16% का रिटर्न्स दिया है हर साल। इसने अपने बेंचमार्क के रिटर्न से कंसिस्टेंटली ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। सिंस लॉन्च डेट इस फंड ने 16.63% रिटर्न्स दिए हैं। सेबी के रिस्क कैटेगरी के हिसाब से ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इस फंड की शुरुआत हुई थी 25 फरवरी 1993 से एंड ये कुछ ओल्डेस्ट फंड्स में से एक है। अपने कैटेगरी में ये लॉन्च होने में सेकेंड फंड था। अगर आपने 10 इयर्स पहले इस फंड में 10,000 रुपीज की SIP शुरू की होती तो आज उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 12 लाख रुपीज और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 26,70,930 रुपीज। और अगर आपने 10 इयर्स पहले इस फंड में 1 लाख रुपीस की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 3,88,919 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीस। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 12% से ज्यादा यूनिट्स पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड इक्विटी कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका टैक्सेशन भी इक्विटी फंड्स की तरह ही होगा। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट से कुछ भी अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 15% होगा। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 ईयर के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 10% होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 1 लाख के ऊपर वाले प्रॉफिट्स पर ही लगेगा। अगर आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज से कर सकते हैं और 1,000 रुपीज की एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 150 रुपीज की मंथली SIP या वीकली SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 12 टाइम्स की तो करनी ही होगी। हमारी सजेशन यही रहेगी कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको SIP ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स के लिए करनी चाहिए, जैसे 5 इयर्स, 7 इयर्स या 10 इयर्स के लिए। अब ये सवाल आता है कि इस फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। कंपेयर टू अदर फंड्स इस फंड ने रिटर्न्स में कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिखाई है। इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी साउंड एंड रिलायबल है। सिग्निफिकेंट पार्ट स्टेबिलिटी देता है और रिमेनिंग पार्ट हाई ग्रोथ देता है। कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी दिए हैं इंडेक्स के कंपैरिजन में। इन लॉन्ग टर्म ये फंड हमारे लिए काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है विद पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज। और जैसे हमें पता है कि टाटा AMC इज अ पेडिग्री एंड भरोसेमंद ब्रांड एंड वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड AMCs इन इंडिया। इसलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर ले और आपने पहले की है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस फंड इज अ मस्ट बाय फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। जल्दी वापस आएंगे एक नए फंड के साथ आपके लिए। थैंक यू।